नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं इतिहास विषय के अंतर्गत। तो आइए आज देखते हैं हम लोग। आपका फर्स्ट पेपर है HIS 301 भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए इस कड़ी में हम लोग 5 यूनिट पढ़ चुके हैं। आज छठा यूनिट है, यानी कि 6 यूनिट है। और इस 6वें यूनिट में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और सूरत कांग्रेस विभाजन, यह 3 बिंदुओं को हमें पढ़ना है। तो मैं थोड़ा डिफरेंट जो इनमें है, जबकि ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर एक घटना नहीं होती तो दूसरी घटना शायद नहीं होती, दूसरी घटना नहीं होती शायद तीसरी घटना नहीं घटती, इस तरह की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखें, इतिहास क्रम से निरंतर बढ़ता रहता है। इसमें एक घटना दूसरे घटना को प्रभावित करती है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। तो ये सब जुड़ा हुआ है। आप देखें तो मैं 3 बिंदु कर दिया हूँ। ये छठवां आपका यूनिट है। छठवें यूनिट में आपको पढ़ना है बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सूरत कांग्रेस विभाजन। आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखें, पहला बंगाल विभाजन है। तो इसके पूर्व मैं आपको उग्रवादी चरण की बात किया था। वहाँ पे बंगाल विभाजन में बताया था, लॉर्ड कर्जन ने 16 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। यानी कि लॉर्ड कर्जन भारत में जब गवर्नर जनरल एंड वायसराय बनकर आया 1899 ईस्वी में, तो लॉर्ड कर्जन ने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस अपना क्षेत्र बढ़ाते जा रही है, और जो कांग्रेस है वह कहीं न कहीं भारतीय जनता को का प्रतिनिधित्व करती है, भारतीय जनता तक एड्रेस करती है, और भारतीय जनता तक उसकी पहुंच बन गई है। इस बातों से चिंतित होकर, और विशेषतः बंगाल में जागरूकता काफ़ी तीव्र गति से हो रही थी, जिसका प्रभाव आप देखे थे कि जो छिटपुट घटनाएं, जैसे चापेकर बंधुओं द्वारा जो घटना आपको घटती है, जिसे पहली बार उग्रवादियों के क्रांतिकारी आंदोलन की बात होती है 1897 ईस्वी में, वहाँ पे देखें तो कहीं न कहीं ये चीज़ें क्षेत्र विशेष के तरह इधर उधर घटनाएं घट रही हैं। लेकिन भारत में एक साथ मिलकर अंग्रेजों का प्रतिरोध नहीं हो रहा है। इसे आप देख रहे हैं 1757 के प्लासी के युद्ध से ही आप देखते आ रहे हैं। उसके जस्ट बाद बक्सर के युद्ध में आप देखें कि कैसे 3 शक्तियां इकट्ठा हुई। मीर कासिम जो अपदस्थ कर दिया गया था बंगाल के नवाब से, और उसके साथ साथ शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और जो भारत का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों लोग प्रयास किए, लेकिन यह सही से सामना नहीं कर पाए अंग्रेजों का, और विशेषतः सेनापति जो था हेक्टर मुनरो का। तो वहाँ पराजय हुई। उसके बाद छिटपुट भारत में हर जगह छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के वजह से ही हो रही है, उनके प्रतिरोध में हो रही है। लेकिन एक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होने के कारण हम गुलाम बने थे, और अंग्रेज इसका बखूबी लाभ ले रहे थे। और भारत के लिए एक मेजॉरिटी की बात करें तो भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था अंग्रेजों से पहले। जिस समय हमारे यहाँ बड़ व्यवस्था एकदम अपने चरम पे थी, जिसका परिणाम यह हुआ, जाति व्यवस्था के रूप में स्वरूप में आया, और उसका परिणाम हुआ कि भारतीयों में असमानता व्याप्त हो गया, जिसके वजह से मुस्लिम इस्लामिक आक्रमणकारियों ने उसका लाभ उठाया, बखूबी उठाया। और उसके बाद वो यहाँ आए तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति में जो महक थी, जो खुशबू थी, यानी कहें जो उत्कृष्टता थी, जो यहाँ का जलवायु था, इसके आदी हो गए और यहीं पर बस गए। तो कहीं न कहीं भारत में, और ये दोनों धर्म अलग अलग था। एक हिंदू धर्म जो सनातन धर्म बताते हैं, वैदिक धर्म का विस्तृत रूप है, आप जानते ही हैं, और दूसरा इस्लाम के लोग आके बसकर यहीं में दिनचर्या में शामिल हो गए। अब अंग्रेज इस बात को भली बात समझते थे, अगर हमें यहाँ पे राज करना है तो इन दोनों के मध्य हम बिखराव उत्पन्न कर दें, अलगाव उत्पन्न कर दें, एक दूसरे को बताएं कि वो अलग अलग हैं। इसी नीति के तहत कर्जन बंगाल में आने के बाद देखा कि बंगाल में एक तरह से देखा जाए तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से जो बातें हैं, वहाँ से जाना, ट्रेन आ चुकी थी 1853 में डलहौजी के समय में, आप जानते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में थी। उनको बंदरगाहों से कच्चे माल लेकर बंदरगाहों तक पहुँचाना था, इसलिए वे ऐसा ट्रेन लगाते थे जिससे कि उनका आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हो। लेकिन कहीं न कहीं लोग यात्रा भी करते थे, जिससे कि भारतीयों में कुछ बातें आदान प्रदान
सुचारू रूप से होने लगा। लेकिन जब समाचार पत्र छपने लगे तो समाचार पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसानी थी, और बंगाल से विशेषतः आपकी देखें किस प्रकार नरम पंथ या उग्र पंथ जो है, कहीं न कहीं वैचारिकताएं जो हैं वो बंगाल से उत्पन्न हो रही हैं। तो इस बात को कर्जन समझ गया और उसने घोषणा किया कि, बताया क्या, ये राज की बात देखिए, अंग्रेजों के गवर्नर जनरल एंड वायसराय जो कहे जाते थे, जो भारत में सर्वोच्च अधिकारी थे अंग्रेजों के, उन्होंने यह इल्ज़ाम लगाया कि भारत बड़ा है, भारत में बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है। अगर तत्कालीन बात करें हम तो इस समय तो बंगाल कितना बड़ा था, आप अनुमान लगाइए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों स्टेट सम्मिलित थे। साथ ही साथ आपका जो आज बांग्लादेश बना है वो भी बंगाल में था। अब वहाँ पे व्यापक रूप से अगर जन जागरण होगा, राष्ट्रवाद का उदय हो ही रहा था, राष्ट्रवाद व्यापक रूप से फैलेगा तो अंग्रेजों के हित खत्म हो जाएंगे भारत में, भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसने फूट डालो और राज करो की बात की, और उसमें अपने स्टेटमेंट में और बताया कि हमें प्रशासनिक क्षमता हो रही है, बंगाल इतना बड़ा प्रांत है, वहाँ पे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, इसलिए उसने बंगाल का विभाजन किया। लेकिन जो उसका मुख्य उद्देश्य था वह यही था कि भारत के बंगाल प्रांत में बढ़ते हुए उग्रवाद को, फैलते हुए उग्रवाद को, भारतीय जनता को जागरूक करते हुए राष्ट्रवाद को, ऐसे राष्ट्रवाद को तोड़ने के प्रयास में हिंदू मुस्लिम, मैं पहले बता ही चुका कि किस प्रकार से दोनों का धर्म अलग थे, इसलिए लड़ाना आसान था, और उसने लड़ा भी दिया। और उसने, लॉर्ड कर्जन ने 16 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किया, और जैसे ही घोषणा किया 16 जुलाई को भारतीय राष्ट्रवादी जो थे 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दिए। यानी कि कहीं न कहीं जब 16 जुलाई को आखिरकार घोषणा हुई, प्रभावी नहीं हुआ है, घोषणा हुआ, लेकिन घोषणा के साथ ही साथ राष्ट्रवादी जो तत्कालीन थे वो समझ गए और उन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन करने की घोषणा की कि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का, विदेशी लोगों का बहिष्कार करेंगे। ऐसी बात के विदेशी स्कूलों का भी बहिष्कार करेंगे। इस तरह की बातें लोगों ने 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की। उसके पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी, यानी कि घोषणा, बार बार प्रश्न यहाँ से बनता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो 16 जुलाई 1905 को किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। और टाउन हॉल में सम्मेलन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 में। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि स्वदेशी आंदोलन का निर्णय कांग्रेस ने कहाँ पर किया, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, लागू कब हो गया, तो वह 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ। और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस, एक शोक दिवस, अशोक दिवस इस उपलक्ष्य में कि हम लोगों के भाई को, यानी हम लोगों को तो हिंदू और मुस्लिम के एकता को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए शोक दिवस के कि हम लोगों के लिए वज्रपात सा है, यह हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए शोक दिवस मनाया। और साथ ही राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधते थे और ये बताते थे कि जैसे भाई बहन का रिश्ता इतना घनिष्ठ और पवित्र होता है, वैसे हम लोगों के रिश्ते इतने घनिष्ठ और पवित्र रहेंगे, अंग्रेज कुछ भी कर लें। लेकिन मित्रों, बताते हुए भी अफसोस होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आगे कहानी आप देखते जाइए, पढ़े भी होंगे आप। यहाँ मैं प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार हिस्ट्री को दृष्टिकोण में अंतर है। हम किसी भी अतिता से बचें, कट्टरता से बचें, तो हम समन्वय करके ही, तुलसीदास भी, अगर भारतीय जो लोग समझते हैं, जो उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक हैं, उनसे मैं बता दूं कि वर्तमान समय में भी आप तुलसीदास की लोक मंगल भावना की बात की जाती है, तुलसीदास समन्वयवादी हैं, इस पे बात की जाती है, तो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति में समन्विता है, इसे हमें बनाए रखना चाहिए। आइए टॉपिक पे कि शोक दिवस क्यों मनाया गया।
क्योंकि हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात हुई थी, इसलिए शोक दिवस। और राखी दिवस क्यों, कि राखी दिवस इसलिए मनाया गया, राखी एक प्रेम का प्रतीक है और भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। तो हम लोग हिंदू और मुस्लिम भाई बहन की तरह पवित्र रिश्ते की तरह हम लोग रहेंगे, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भावना से राखी दिवस मनाया गया। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। तो आगे यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप देख लें। और 1905 में ही कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। अब देखिए यहाँ पे बंगाल में जो टाउन हॉल में कलकत्ता के जो 7 अगस्त 1905 को हुआ था, तो वहाँ पे तत्काल निर्णय लिया गया था, शोक जो ये बंगाल के विभाजन का था इसलिए। और 1905 में जो कांग्रेस का बनारस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। यानी कि जो बंगाल के कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, उसकी स्वीकृति 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार का अनुमोदन कर दिया गया, यानी मान लिया गया। और अध्यक्ष जो बने थे कांग्रेस के बनारस, ऐसे यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया, तो वह किया गया बनारस अधिवेशन में। कांग्रेस बनारस अधिवेशन में जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया, वह कहाँ हुआ था, तो वह जो हुआ था बनारस में। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में ही। और अध्यक्ष कौन थे 1905 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जिन्हें कि हम गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में हम जानते हैं। आगे बंगाल विभाजन करने का करजन का जो निर्णय था, ये तो बता ही चुके हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का था। यानी कि बढ़ते हुए भारतीय राष्ट्रवाद, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम दोनों सम्मिलित रूप से सहयोगी के भावना से एक साथ भाई भाई की तरह आगे बढ़ रहे थे, उसे तोड़ने के लिए इन्होंने ऐसा चाल किया, बंगाल का विभाजन किया। और आगे करजन ने फूट डालो राज करो की नीति का प्रयोग किया गया करजन द्वारा। तो इसको आप देख लें, समझ लें कि किस तरह से बंगाल विभाजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक क्षमता है, लेकिन किया जा रहा है भारतीय राष्ट्रवाद पे चोट करने के लिए। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे देख लें, बंगाल विभाजन इस प्रकार उसने घोषणा कर दिया और बंगाल विभाजन हो गया। और आप देख रहे हैं कि वहीं से स्वदेशी आंदोलन आ रहा है। तो स्वदेशी आंदोलन में देखें हम, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के कारण स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। ये प्रश्न बनेगा, स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके कारण प्रारंभ हुआ, तो बंगाल विभाजन के बाद हुआ, बंगाल विभाजन के कारण हुआ। और अगला पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किसने सुझाया था, तो वह जो सुझाए थे वह सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाया था। और वह इस बात को कहाँ पर सुझाए थे, तो अपने समाचार पत्र संजीवनी में दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, संजीवनी समाचार पत्र किसका था, तो कृष्ण कुमार मित्रा का। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का किसने सुझाव दिया, तो वह कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। और किस पत्र में दिया, तो संजीवनी पत्र में दिया। आगे देखें, पंजाब में, ये तो बंगाल की बात हो रही है, आगे देखें पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने मजबूती प्रदान की। यानी कि देखिए बंगाल से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लाला लाजपत राय और उनके सहयोगी अजीत सिंह ने मजबूती प्रदान किया कि स्वदेशी अपनाएं, विदेशी का बहिष्कार करें। और दिल्ली में भी सैयद हैदर रजा ने मजबूती प्रदान की। यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का दायरा आप देखते हैं कि बंगाल से होता हुआ पंजाब गया। यानी कि कहीं न कहीं वैचारिकता, लोग ये समझ रहे हैं कि बंगाल के हित भी हमारे हित हैं, और इस बात को समझने के लिए, और यही हित पूरे भारत का है, तो वहाँ पर पहुँच रहा है। तो वहाँ पे कौन देख रहा है, तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने मजबूती प्रदान की। और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने मजबूती प्रदान की। यानी कि दिल्ली में सैयद हैदर रजा, जो कि मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने इस बात को समझा और स्वदेशी और
बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया और दिल्ली में इसे फैलाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया। इसी के दौरान बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, यानी कि हम राष्ट्रीय शिक्षा की बात करने लगे। बात समझिए कि राष्ट्रीय शिक्षा पर बात होने लगी। नेशनल कॉलेज, राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई इसी दौरान। और इसी दौरान देखिए आप 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, यानी कि हमें एक राष्ट्रीय की बात हम करने लगे, एक नेशन की बात करने लगे। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की अंग्रेज जो कहते थे हम भारतीयों के व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी के अंतर्गत हम भारत को श्रेष्ठ कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे तत्कालीन राष्ट्रवादियों को ये लग गया, समझ ही चुके थे कि भारत में जब तक हम राष्ट्रीयता, लोगों के हित एक दूसरे के हित से नहीं जोड़ेंगे, जब तक अपना हित अगले के हित की भावना नहीं बलवती होगी, तब तक भारत को अंग्रेजों की चुंगल से छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये समझ गए थे। तो यहाँ पे आप देखें, अब राष्ट्रीय शिक्षा की बात हो रही है। इसी दौरान पूछ देगा प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई? तो वह हुई स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन, या डायरेक्ट स्वदेशी आंदोलन पूछे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से पूछ सकता है कि किसने सर्वप्रथम सुझाव दिया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का? तो कृष्ण कुमार मित्र दिए थे। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को मजबूती किसने प्रदान की? तो दो लोगों का नाम है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने प्रमुखता से, मजबूती से अपनी बात रखे और स्वदेशी अपनाने और विदेशी का बहिष्कार करने की बात कहे। और इसलिए दिल्ली में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने मजबूती प्रदान की, इससे एक शिक्षा भी जाएगा जो कि कट्टर मुस्लिम कुछ भारत में भी लोग हैं, ऐसा नहीं कहा सकता है, हिंदू में भी लोग हैं, हमें नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से इस्लाम का इतिहास देखें, थोड़ा कट्टरता ज़्यादा है, तो इसको समझना होगा। वहाँ असमानता भी स्त्री पुरुष में ज़्यादा है, इस चीज़ को समझना होगा अगर हमें आगे आना है, आगे बढ़ना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि सैयद हैदर रजा ने कहाँ पर स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया? तो दिल्ली में। और यहाँ पे नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई? बता ही चुके हैं, 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला गीत लिखा। इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बंगला की रचना, गीत लिखा। और यह हमें गर्व की बात है कि हमारे ये महापुरुष जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें गुरुदेव के नाम से हम जानते हैं, उनके रचनाओं को दो रचनाएं भारत में जनगण मन राष्ट्रीय गीत है। और जब 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पर ये राष्ट्रगीत बना, राष्ट्रगान बना, आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था उस समय। तो आप इसे देख लें। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि आमार सोनार बांग्ला कहाँ का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान है। तो वह जो है आपका बांग्लादेश का है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो इसे देख लें, समझ लें, क्योंकि ये जो कार्य हो रहे हैं ये कहीं न कहीं स्वदेशी आंदोलन ने एक बंगाल से उठता हुआ उग्र राष्ट्रवाद को पूरे भारत में, विशेषतः आप पंजाब और दिल्ली को देख रहे हैं, वहाँ तक, यानी कि अब व्यापक रूप लेता हुआ हमारा राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रवाद हावी हो रहा है। और आगे देखें, अब इसी में कुछ जो कि अंग्रेज जो चाल चल रहे थे, इसका प्रभाव भी हो रहा था। और प्रभाव यहाँ पे देखें, सूरत कांग्रेस अधिवेशन, सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907, ठीक, 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो गया। सूरत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और वहाँ पे उग्रवादी विचारधारा देख रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा बलवती हो रही है। लेकिन जो नरमपंथी हैं वह एक अवस्था के ऊपर के लोग हैं, और वे लोग अपने बचपन के दिनों में या अपने किशोरावस्था में इस चीज़ को देखा था कि अंग्रेज किस प्रकार उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई अगर करता हुआ नजर आता है या करता है तो उसे किस प्रकार नेस्तानूब कर देते हैं, उसे फांसी पे लटका देते हैं। उसे मतलब कि उनकी भावनाएं इतनी ऊपर नहीं सोच पाई कि हम इससे ऊपर सोचें, इसलिए वो लोग थोड़ा उग्रता को स्वीकार नहीं करते थे, वे डरते थे। तो उम्र और व्यवस्था, उनके अवस्था का दोष था, इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो गलत थे। लेकिन
कहीं न कहीं उनका भी योगदान है, तो इसे समझें। तो यहाँ पे सूरत कांग्रेस विभाजन जो उग्रवादी हैं उनके में और नरमपंथी में होता है। अब पृष्ठभूमि बनती कब है, तो पृष्ठभूमि तो बननी शुरू हो जाएगी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ही, जब बैठक हुई। उसमें कुछ उग्रवादी नेता जो थे वे वहीं पर सोच रहे थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है खाली बंगाल में न हो, पूरे आम जनता तक अब पूरे भारत में फैलाया जाए। तो अनबन तो वहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद आगे देख लें कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। अब यहाँ स्वराज शब्द भी आ गया, और स्वराज शब्द का उल्लेख कांग्रेस के माध्यम से अगर शुरू हुआ तो वह कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया, तो वह कब किए थे, तो वह किए थे 1906 में। किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। अब यहाँ देखें इसी अधिवेशन में, यहाँ तो बात चली रही थी और यहाँ और उग्र रूप धारण कर लिया 1906 के दादा भाई नौरोजी के कलकत्ता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, यहाँ और उग्र रूप धारण कर लिया। और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द की बात किए, उल्लेख किए, उसके विषय में बताए। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी व बहिष्कार को लेकर कांग्रेस में मतभेद दिखाई दिया, किंतु दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता के कारण मतभेद दब गया। मतभेद उत्पन्न यहीं से हुआ अध्यक्ष को लेकर। बार बार यह अध्यक्षता की बात जब आती थी कांग्रेस अधिवेशन में, तो उग्रवादी अब इस समय तक आते आते 1905 बंगाल विभाजन के बाद तो आते आते वो उग्र हो चुके थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय का नाम विशेष महत्वपूर्ण, और एक नाम जो था बाल पाल लाल। तो बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, और उसके साथ जो आपके बाल पाल लाल, लाला लाजपत राय। तो इन लोगों का मजबूत स्थिति उसमें पकड़ बनने लगी कांग्रेस में, और उन्होंने दबाव दिया। मैं बताया कि किस प्रकार उन्होंने बताया कि स्वदेशी बहिष्कार को लेकर कांग्रेस में मतभेद इसी बात को था कि उग्रवादी कह रहे थे कि लेकर हम आम जनता तक जाएंगे और पूरे भारत में संचालित कराया जाए हम लोग स्वदेशी और बहिष्कार का फार्मूला आंदोलन। लेकिन इस बात को लेकर डर रहे थे। मैं बताया कैसे जो नरमपंथी थे, एक उम्रदराज लोग थे, और वो लोग अब पहले की व्यवस्था में पले थे, जब अंग्रेजों की क्रूरता को अपने शैशवा, बाल्या और किशोरा अवस्था में बहुत डेंजर तरीके से देखा होगा। इसलिए वो लोग उस आवरण को तोड़ नहीं पाते थे, जो आवरण को भारतीय उग्रवादी भी नहीं तोड़ पा रहे थे। लेकिन 1905 के रूस जापान युद्ध में जापान द्वारा रूस को हरा देने पर जो आवरण टूटा, उसी तरह से आगे आप देखें तो यहाँ पे मतभेद हो रहा था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर। और इस मतभेद में 1906 में ये लोग जो क्रांतिकारी थे वे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को सोच रहे थे कि ये लोग बने, अध्यक्ष बनाया जाए, इनको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन ऐसा नरमपंथी डरते थे कि कहीं अध्यक्ष बना दिए तो उग्रवादियों का कांग्रेस पर कब्जा हो जाएगा और अंग्रेजी गवर्नमेंट तुरंत ही एक्शन लेकर इन्हें समाप्त कर देगी। जो भारत में राष्ट्रवाद का पौधा पनप रहा है वो अंग्रेज उसे समूल नष्ट कर देंगे। इसलिए नरमपंथी, नरमवादी उग्रवादियों को मौका देने के मूड में थे नहीं। अब यहाँ पे लगा कि 1906 वाले दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्षता किए थे, वह लग रहा था इस बार एकदम तुले हुए थे उग्रवादी कि हम लोग इस बार लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक को ही हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन जब देखा गया कि मतभेद बढ़ गया, स्थितियां ज़्यादा व्यापक हो गई कि अब मारपीट के कंडीशन आ जाएगा, इस कंडीशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। अब दादा भाई नौरोजी आप जानते ही हैं, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पितामह के नाम से जानते हैं, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं, वे दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बने, अध्यक्ष इनका नाम आया, तो उनके सम्मान के कारण उग्रवादी और नरमवादियों की तो बात बनी गई, क्योंकि दादा भाई नौरोजी प्रमुख उदारवादी थे, लेकिन थे विचारों से क्रांतिकारी। क्योंकि ये इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके थे, वहाँ सांसद रह चुके थे, और ये बड़े ही उग्र प्रतिभा के थे, इसमें कहीं दो राय नहीं था। इसीलिए इनका सम्मान उग्रवादी भी करते थे और नरमपंथी तो करेंगे, ऑलरेडी उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने, बात दब गई। लेकिन
बात इसलिए दब गई कि उनका सम्मान था। उसके बाद कंडीशन ये हुई कि फिर साल भर बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। अब 1907 में उग्रवादी जो थे वे अधिवेशन नागपुर में आयोजित कराना चाहते थे। 1907 के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन को शुरू कराना कब चाहते थे? तो ये चाहते थे 1907 के अधिवेशन नागपुर में आयोजित करना चाहते थे उग्रवादी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के जो सूरत अधिवेशन हम जानते हैं हुआ, नरमपंथी वालों की ही चली, लेकिन विभाजन हो ही गया। तो उग्रवादी 1907 में जब चाहते थे नागपुर में आयोजित करना, किंतु उदारवादियों ने 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित कर रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित कर दिया। यहाँ तक आप समझें कि अब नागपुर में ये लोग चला रहे थे बात विवाद कि हम लोग उग्रवादी जो थे विचारधारा के, कि हम लोग जो कांग्रेस का अधिवेशन वार्षिक होगा वो नागपुर में आयोजित होगा। लेकिन इनसे आगे बढ़ते हुए जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जो हैं ये उदारवादी हैं, नरमपंथी हैं, लेकिन एक नाम यही आता है रास बिहारी बोस। जब रास बिहारी बोस का नाम आए तो वे क्रांतिकारी थे, जो कि मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस के जो INA जो बना इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, उसके सदस्य थे। वहाँ पे उनकी बात जिक्र आएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पे आप याद रखेंगे रास बिहारी घोष जब आएगा तो उदारवादी और रास बिहारी बोस आएगा तो क्रांतिकारी। तो ये जो उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे रास बिहारी घोष, एक तो यहाँ पे उग्रवादी जो चाहते थे, दोनों नहीं हो रहा है 2 सालों से, 1905 में और 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में, दोनों जगह कहीं न कहीं उग्रवादी असंतुष्ट थे। और यहाँ पे तो एकदम खुल के 1906 में आ गए थे, लेकिन वहाँ पे स्थिति संभल गई दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता के कारण। अब आगे साल भर ये लोग प्लानिंग किए कि हम लोग नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन कराएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सूरत में आयोजित कर उदारवादियों ने अपने ही विचारधारा के समर्थक रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित कर दिया, जबकि उग्रवादी तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ये मैं बता ही चुका हूँ, विचारधारा यहाँ पे थी। इसी कारणों से कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया किन कारणों से आप समझ गए? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर आम जनता तक जाने में, और साथ ही साथ उग्रवादी विचारधारा को प्रश्रय देने के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया। और इस विभाजन की गति किस प्रकार हुई आप देख रहे हैं। विभाजन इस प्रकार से बढ़ता हुआ आ रहा है, और विभाजन जैसे 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, तिलक को सरकार ने, क्योंकि अब लग गया था कि तिलक महत्वपूर्ण भूमिका में है, तिलक राष्ट्र को जगा लेंगे, इस कंडीशन में अंग्रेज सरकार ने, जब विभाजन हो गया, संख्या बल बट गया, लोगों की विचारधारा अलग अलग हो गई, यानी कि एक साथ सम्मिलित रहते तो शायद इतना तिलक को जेल में नहीं भेजा जाता, क्योंकि जब दोनों शक्तियां एक साथ रहती, उदारवादी और उग्रवादी, तो डरती सरकार, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को किस प्रकार मानवता के नाम पे डरना ही पड़ा, क्योंकि गलत फैलाते थे। गांधी ने वो कर दिखाया, और आगे हमारे गांधी का ही योगदान के विषय में मूल्यांकन चलता रहता है, लेकिन उनका योगदान तो था ही आम जनता के मन से जो अंग्रेजों के प्रति भय की भावना थी कि उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। गांधी ने जेल भरो कई तरह के आंदोलन चला के, असहयोग करके, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला के, भारत छोड़ो लास्ट में करा के भारत को आज़ाद तो करा ही लिए, लेकिन सांप्रदायिकता भी बढ़ती रही। और जो मैं पहले बताया फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल विभाजन हुआ, वो लास्ट में भारत का विभाजन हो ही गया। पाकिस्तान में 47 में हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, और आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि किस प्रकार सूरत कांग्रेस विभाजन 1907 में हो गया, इसको अब देख लेंगे। अध्यक्ष कौन बने थे 1907 में सूरत में आयोजित जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? तो रास बिहारी घोष, जबकि उग्रवादी चाहते किसको थे? तो चाहते थे लाला लाजपत राय और तिलक में से किसी एक को, और इसी कारण से सूरत कांग्रेस विभाजन हो गया, और सरकार ने तिलक, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके मांडे जेल, जो बर्मा में है, बार बार पूछता, आपके प्रश्न में भी पूछ सकता है मांडले जेल कहाँ है, तो बर्मा में है, वहाँ भेज दिया गया। फलतः उग्रवादी आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब सीधी सी बात है कि 2 गुट हो गया, और उसमें तिलक को जेल हो गई। अब तिलक 14 में निकलेंगे बाहर, 1914 में, तो वे आगे चल के 16 में होम रूल आंदोलन चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे एनी बेसेंट के साथ, तो मैं उसको आगे यूनिट में पढ़ाऊंगा। तो आज आप लोग देख लिए कि किस प्रकार बंगाल विभाजन हुआ,
उसके फलस्वरूप स्वदेशियों एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ और इस आंदोलन को लेकर आम जनता तक जाने की बात के मतभेद के कारण, आम जनता तक राष्ट्रवाद को ले जाने के कारण, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को आम जनता तक पहुंचाने के कारण मतभेद जो हुआ और तीव्रता से पहुंचाने के बाद थी, तो उग्रवादी चाहते थे तीव्रता से हो, लेकिन उदारवादी नहीं चाहते थे। इसको लेकर कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया और इस प्रकार तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया, मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। फलतः उग्रवादी आंदोलन थोड़ा समय के लिए शांत हुआ, लेकिन वो निरंतर चलता रहा। आगे हम देखेंगे इनके 7वें यूनिट को, और 2 यूनिट बचा है, 7वां और 8वां यूनिट, उसको ख़त्म कर मैं समाप्त कर आप लोगों को सेकंड पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी तरह सिलेबस के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।